हम बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा कॉमनली स्टडीड वायरस की, जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरिया मीन्स कि बैक्टीरिया को खाने वाला। जी हाँ, ये वो वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को अटैक करके इन्फेक्ट कर लेते हैं। हमेशा आप याद रखिए कि जो वायरसेस होते हैं उनका साइज इतना ज़्यादा छोटा होता है कि एक सिंगल बैक्टीरिया में अप्रॉक्सीमेटली 100 वायरस जो है वो क्रिएट हो सकते हैं और उसकी वजह से जो है वो वायरस बैक्टीरिया सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो बैक्टीरियोफेज हमेशा हम उन वायरसेस को कहते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और अपना लाइफ साइकिल वो लोग बैक्टीरिया के ऊपर जो है वो कंप्लीट करते हैं। अगर मैं बैक्टीरियोफेज वायरस को किसी ह्यूमन सेल के साथ इंटरेक्ट करवाऊंगी तो वो ह्यूमन सेल के ऊपर ना इन्फेक्ट करेगा ना उसको किल करेगा। सो दैट्स वाई ये वायरसेस जो होते हैं वो किसी भी ऐसी चीज़ को, बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके काफ़ी ज़्यादा कॉमन टाइप्स होती है जैसे T2, T3, T4। तो जो इस टाइम आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द T4 वायरस। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेती हूँ। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो आपको जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है वो इसका आइकोसहेड्रल से मिलता जुलता है। सो दैट्स वाई इसको हम लोग कहते हैं कि इसका जो हेड है वो आइकोसहेड्रल इन नेचर है और इसके हेड के अंदर जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA प्रेजेंट होता है। फिर इसके हेड को जो है वो बॉडी के साथ जो चीज़ कनेक्ट करी है वो इसकी नेक है। फिर नेक के साथ जो है वो इसका हेलिकल स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है एंड देन उसके पास जो है वो बेस प्लेट आती है। बेस प्लेट जो है वो इस बैक्टीरियोफेज के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि इसके बेस प्लेट के नीचे कुछ ऐसे कांटे लगे हुए होते हैं जो कि सेल के ऊपर लैंड करने और सेल के जो है वो अंदर उसके सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। प्लस आपके बेस प्लेट के अंदर कुछ ऐसे लाइसोसोम्स भी होते हैं जो कि इस या बैक्टीरिया की सेल की जो है वो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को खाते ताकि जीनोम इजीली जो है वो बैक्टीरिया सेल के अंदर एंटर हो जाए। फिर उसके बाद बैक्टीरियोफेज जो होता है वो दो तरीकों के लाइफ साइकिल कर रहे होते हैं। एक लाइफ साइकिल को हम लोग कहते हैं लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल और दूसरे लाइफ साइकिल को हम लोग कहते हैं लाइटिक लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल स्टार्ट करने से पहले जो इन्फेक्शन का प्रोसेस होता है वो दोनों के अंदर जो होता है वो सेम होता है। जैसे बैक्टीरिया अपने आप को लैंड करवा के जीनोम को जो है वो अंदर डलवाएगा तो उसको हम लोग इन्फेक्शन का प्रोसेस कहते हैं और इन्फेक्शन के बाद जब वो अपने DNA की मल्टीप्लिकेशन करेगा तो वो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा। तो इन्फेक्शन के प्रोसेस को साइंटिस्ट जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो आती है एड्सॉर्प्शन, एज द नेम शो कि ये लैंडिंग होगी बैक्टीरिया फेज की बैक्टीरिया सेल के ऊपर। फिर पेनिट्रेशन है। पेनिट्रेशन का मतलब है इंसर्शन ऑफ द जीनोम इन द बैक्टीरिया सेल और फिर आपके बाद जो है वो जीनोम इंजेक्शन आ रही है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एड्सॉर्प्शन की। आपकी जो स्क्रीन पर नजर आ रही है डायग्राम, उसके अंदर आपने देखा कि बैक्टीरिया सेल जो है बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया सेल के ऊपर लैंड कर गया। जैसे इसने लैंड किया तो उसने सेल वॉल के साथ जो है वो सर्टेन कनेक्शन क्रिएट किए बाय यूजिंग इस टेल। अब ये जो टेल फाइबर्स के बाद उसने जो है वो लैंड किया तो इसे हम एड्सॉर्प्शन कह रहे हैं। एड मीन ऑन द सरफेस, क्योंकि सरफेस पे लैंडिंग हुई है तो इसलिए हम लोग एड्सॉर्प्शन कहते हैं, यानी कि ऑन द सरफेस लैंडिंग। फिर इसके बाद पेनिट्रेशन आ रही है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो बेस प्लेट के ऊपर आपको ये जो स्पाइक्स नजर आ रही है ये जो है ये इसके जो है वो खाना शुरू कर देंगी, यानी इसके साथ ये अटैचमेंट करेंगी और अटैचमेंट के बाद लाइसोसोम्स एंजाइम जो है वो रिलीज होंगे जो कि सेल वॉल और फाइनली सेल मेम्ब्रेन को जो है वो डाइजेस्ट करके एक होल क्रिएट कर देंगे। अब इस होल का क्या फ़ायदा है? इस होल का फ़ायदा ये है कि जो बैक्टीरियोफेज है वो अपना जीनोम उसके अंदर इंसर्ट कर देगा। आपने कभी इंजेक्शन लगते देखा है? आपने देखे इंजेक्शन की जब हम सुई को अंदर ऐड करते हैं तो उसके बाद कैसे जो वो लिक्विड जो है वो इंसर्ट होता है। बैक्टीरियोफेज बिल्कुल एक इंजेक्शन की तरह अपने जीनोम को जो है वो इंसर्ट करा होता है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि जो टेल होती है उसके अंदर ये स्पेशल ट्यूब होती है जिसके थ्रू जो है वो जीनोम जो है वो इंसर्ट होगा इनटू दी बैक्टीरिया। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं रेप्लिकेशन की। रेप्लिकेशन मैंने आपको बताया था कि 2 तरीकों से हो रही है। एक होती है लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में क्या होता है कि जैसे ही बैक्टीरिया सेल जो है वो अटैचमेंट शो करेगा उसके बाद वो पेनिट्रेशन करने के बाद वो जीनोम जो है वो साथ ही अपनी बायोसिंथेसिस यानी कि रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। यानी स्टेप 3 पे जो है वो उसकी रेप्लिकेशन हो रही है और रेप्लिकेशन के बाद जो है वो बायोसिंथेसिस होगी। बायोसिंथेसिस में ये होता है कि जो बैक्टीरिया के जो DNA होता है वो सर्टेन प्रोटीन्स को जो है वो इनकोड कर रहा होता है। अब ये प्रोटीन उसका कैप्सिड, उसकी टेल बोन, टेल फाइबर्स
वगैरह जो है वो सारे क्रिएट कर होते हैं। फिर उन चीज़ों को हम लोग असेंबल कर लेते हैं। असेंबल में ये होता है कि जो उसका हेड है आइकोसहेड्रल, उसके अंदर जीनोम की इंसर्शन होती है, उसके साथ जो है वो उसकी टेल फाइबर वगैरह अटैच होती है। फिर ये जब बहुत सारे हो जाएंगे असेंबली के बाद, ये जो है ये इसी तरह एग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगे, क्लस्टर बनते रहेंगे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि बैक्टीरिया सेल के लिए उनको जो है वो अपने सेल के अंदर रखना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, जिसके बाद बैक्टीरिया सेल जो है वो एकदम से फटेंगे और फटने की वजह से जो है ये लाइसिस होगा, और लाइसिस के बाद जो है ये बैक्टीरियोफेज जो है वो रिलीज हो जाएंगे, और रिलीज होकर ये आसपास के दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर जाके अटैचमेंट और अपना लाइफ साइकिल जो है वो दोबारा स्टार्ट करेंगे। क्योंकि इसमें बैक्टीरिया सेल जो है वो लाइट यानी कि लाइस हो रहा है, ये ब्रेक डाउन हो रहा है, दैट्स वाई हम लोग इस साइकिल को लाइटिक साइकिल कह रहे हैं। फिर दूसरी बात आती है बैक्टीरिया की लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर ये होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो इस साइकिल में ये होता है कि जो वायरस होता है वो अपना डीएनए जब बैक्टीरिया के अंदर एंटर करता है तो वो डीएनए एकदम से रेप्लिकेट करना स्टार्ट नहीं करता, बल्कि वो वायरस बैक्टीरिया की जो डीएनए होता है उसके अंदर जाकर इंसर्ट हो रहा होता है, और उसके साथ इंसर्शन जो है वो सर्टेन इंजाइम्स करवा रहे होते हैं जिनको हम इंसर्टिफेरेज इंजाइम्स वगैरह कहते हैं। ये इंजाइम्स अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखो तो आपको रेड कलर का जो है वो वायरल डीएनए है, जो कि जब मैच हुआ है तो वो बैक्टीरिया के जो है वो ब्लू डीएनए के साथ जाकर मैच हो गया। फिर जैसे ही वो बैक्टीरिया के ब्लू डीएनए के साथ मैच हुआ है तो वो बैक्टीरिया के अंदर डॉर्मेंट फॉर्म में आ जाएगा। डॉर्मेंट फॉर्म का मतलब ये है कि वो खामोशी से बैक्टीरियल डीएनए का जो है वो पार्ट बन जाएगा, और बैक्टीरिया को जो है वो उसकी डेली एक्टिविटीज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैक्टीरियाज जो है जब डिवाइड करेंगे तो उनके साथ वो वायरल डीएनए भी जो है वो डिवाइड होगा, और जब बैक्टीरियाज अपनी डॉटर सेल्स क्रिएट करेंगे तो हर डॉटर सेल के अंदर जो है वो वायरस का जो है वो डीएनए आ रहा होगा। फिर अचानक से सर्टेन कंडीशंस के ऊपर वो वायरल का डीएनए अलग हो जाएगा बैक्टीरिया से, और फिर वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करवा देगा जिसको हम लोग लाइटिक साइकिल कहते हैं। ये लाइटिक साइकिल जो है ये डिपेंडेंट होता है कि वो बैक्टीरिया जो है वो सर्टेन कंडीशंस और इन्वायरमेंट के ऊपर जो है वो लाइटिक साइकिल ट्रिगर होता है, और जैसे वो ट्रिगर होगा तो वो लाइटिक साइकिल में बैक्टीरिया जो है वो क्रिएट होंगे और वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। सो दैट्स वाई लाइसोजेनिक साइकिल में पहले डॉर्मेंट फॉर्म है, फिर उसके बाद वायरस की जो है वो सिंथेसिस आ रही है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये मिल के बैक्टीरिया फेज को जो है वो प्रॉपर्टीज या केपेबल बनाती हैं किसी भी बैक्टीरिया को किल करने और उसे इन्फेक्ट करने में, क्योंकि बैक्टीरिया फेजेस आर ओनली लिविंग थिंग्स और द ओनली पार्टिकल दैट हैज द कैपेबिलिटी टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया सेल्स। तो इस वजह से हम लोग बैक्टीरिया फेजेस को सर्टेन पर्पसेस के लिए जो है वो यूज कर रहे होते हैं। पहली चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि बैक्टीरिया फेज के जो डीएनए है उसे हम वेक्टर के तौर पे यूज करते हैं। वेक्टर कैरियर होता है जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में डीएनए को कैरी करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बैक्टीरिया फेज के अंदर जो है वो अपने आइसोलेट अपनी पसंद का जीन जो है वो इंसर्ट कर देते हैं। फिर जब वो बैक्टीरिया फेज जो है वो किसी बैक्टीरिया के अंदर जाकर एंटर होगा तो वो जीन जो है वो उसके बैक्टीरिया के अंदर एंटर करवा देगा, और जब जब बैक्टीरिया रेप्लिकेट होगा तो वो जो जीन है वो उसके अंदर जो है वो इंसर्ट हुआ हुआ है, वो जीन जो है वो उसकी मल्टीपल कॉपीज जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगी। और इसी तरह जो हम बैक्टीरिया फेज को जो है वो यूज करते हैं ह्यूमंस के अंदर जीन इंसर्शन या ह्यूमंस के अंदर जो जेनेटिक डिजीजेस होते हैं उनके फॉल्टी जीन्स को रिप्लेस करने के लिए विद दी हेल्दी जीन। फिर उसके बाद जीनोम लाइब्रेरी। जीनोम मीन्स जेनेटिक मटेरियल, लाइब्रेरी मीन्स की पूरी लाइब्रेरी। अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ तो हमारी बॉडी के अंदर ना 33,000 जो हैं वो जीन्स हैं। तो हमारे उस लाइब्रेरी के अंदर 33,000 बैक्टीरिया सेल्स हो गए, और हर सेल के अंदर हमारी ह्यूमन की एक स्पेसिफिक जीन प्रेजेंट होगी। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर किसी ह्यूमन के अंदर या किसी बॉडी के अंदर कोई जीन मिसिंग होगी तो हम जीनोमिक लाइब्रेरी से वो जीन्स ले लेंगे और उसको जो है वो ह्यूमंस के अंदर हम इंसर्ट करवा देंगे। या समटाइम कोई भी हमने जीन को स्टडी करना होगा पर्टिकुलरली तो हम उस लाइब्रेरी से जो है वो जीन्स को निकाल लेंगे। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप लाइब्रेरी से कोई भी बुक जो है वो इशू कर लेते हो। अब ये जो जीन्स हम स्टोर करते हैं पहले हम लोग बैक्टीरिया सेल्स के अंदर स्टोर कर रहे थे, लेकिन आजकल हम लोग जो है वो बैक्टीरिया फेज वायरसेस को भी यूज़ करते हैं उन जीन्स को स्टोर करने के लिए। फिर उसके बाद फेज थेरेपी। हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरियाज जो होते हैं वो डिजीजेस कॉज करते हैं, और उन डिजीजेस को किल करने के लिए हम लोग जो है वो सर्टेन एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। तो हम लोग अब क्या करें कि हम लोग जो है वो फेजिस को बैक्टीरिया फेजिस को यूज़ करते हैं एज अ थेरेपी टू क्योर सर्टेन डिजीजेस ऑफ द ह्यूमंस।
फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि अगर किसी बंदे के अंदर जो है वो बीमारी है, जेनेटिक डिजीज़ है, और हम चाह रहे हैं कि हम उसकी जो फॉल्टी जीन्स हैं उसको साफ या हेल्दी जीन से रिप्लेस कर दें, तो हम बैक्टीरिया फेज के अंदर वो जीन्स डालेंगे और उस बैक्टीरिया फेज को जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर दाखिल करवा देंगे, और ह्यूमन बॉडी जो है वो उसके सर्टेन सेल्स जहाँ पे वो फॉल्टी जीन्स प्रेजेंट है वो वहाँ पे उसे हेल्दी जीन से रिप्लेस कर देगा। इसके अलावा जो होता है वो फेजेस को हम लोग फूड सेफ्टी के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं या डिजीज़ थेरेपी के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया फेजेस जो होते हैं वो आपको बताते हैं कि इस बंदे के अंदर बीमारी है या नहीं है। इनका जो है वो काम बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे आपने माइक्रोबॉट्स या नैनोबॉट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो इवॉल्व हो रहा है। फिर इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करते हुए साइंटिस्ट जो है वो एंटीबैक्टीरियल नैनो मेडिसिन यूज़ करें। ये जीते जागते बैक्टीरिया फेजेस होंगे जिनको हम लोग ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करेंगे इंस्टेड ऑफ मेडिसिन। यानी जैसे आप लोगों को कोई बीमारी होती है तो बैक्टीरियल डिजीज़ को क्योर करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते हैं। तो आइंदा आने वाले फ्यूचर में हम लोग एंटीबायोटिक्स खाने के बजाय बैक्टीरिया फेजेस को अपनी बॉडी के अंदर एंटर करवाएंगे। ये बैक्टीरिया फेजेस क्या करेंगे कि ये हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया डिजीज कॉज करे उनको जाकर जो है वो किल कर देंगे बाय यूजिंग देयर लाइफ साइकिल। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो ह्यूमन बॉडी के साथ बैक्टीरिया सेल्स के साथ साथ ह्यूमन बॉडी को भी जो होता है वो हार्म कर रही होती है। लेकिन बैक्टीरिया फेज क्योंकि ये सिर्फ बैक्टीरियाज के लिए डिजाइंड है तो ये ह्यूमन बॉडी को जो है वो हार्म नहीं करेंगे। और दूसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर आप एक ही एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा दफ़ा लो तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाती है। बैक्टीरिया फेज के केस में ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं आएगी। और फिर बैक्टीरिया फेज जो होता है वो ऐसी जगह जहाँ पे एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती वहाँ पे बैक्टीरिया फेज बड़ी आसानी से जाकर अपने हिस्से का काम कर सकते हैं और ह्यूमंस की बॉडी को जो है वो क्योर कर सकते। तो इस तरह जो है वो हम लोग बैक्टीरिया फेजेस को स्टडी भी करते हैं और उससे जो है वो हम लोग सर्टेन यूजेस करें और उनसे मेडिसिन या सही थेरेपीज यूज़ करते हैं जो आने वाले दौर में ह्यूमन मेडिसिन के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप होंगी।